हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। सिनेमैटिक स्क्रीन आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही उम्दा फिल्म की कहानी जिसका नाम है द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स। ये मूवी 2016 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे एक डिजीज़ एक पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। ये मूवी सन 2016 में रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर का नाम था मैककार्थी और ये मूवी 2014 में आई सेम नॉवल से इंस्पायर्ड है जिसको लिखा है माइक कैरी ने। सानवा नैना ने अपना बहुत ही शानदार डेब्यू किया है इस मूवी से और उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि जिसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग कही जाती है। इस फिल्म की सबसे खास बात ये थी कि ये फिल्म एक रियल डिजीज़ को लेकर बनाई गई है। मूवी के अंदर हमको फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर इंसानियत खत्म होने के कगार पर है, जिसका कारण ये फंगल इन्फेक्शन डिजीज़ है। ये डिजीज़ ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिट्रालिसिस का म्यूटेशन होता है, जिसके असर से ये धरती पर महामारी बनकर टूट पड़ी है। इस डिजीज़ को ब्रिटिश नेचुरलिस्ट अल्फ्रेड रसेल वॉलेक ने 1859 में डिस्कवर किया था, जो कि एंड्स की एक स्पेसिफिक प्रजाति पर असर करती है। ये डिजीज़ कैम्पुचिनी ट्राइब के एंड्स पर असर करती थी। इस फंगल इन्फेक्शन में होता ये है कि ये एंड को अपनी होस्ट बनाती है, जिसके बाद एंड्स अपने सेंसेस खो देती हैं और इस फंगस के काबू में आ जाती हैं, जिसके बाद एंड्स अपने मैंडिबल्स के ज़रिए खुद को एक ऐसी जगह पे चिपका लेती है जहाँ पे नमी होती है और इनको ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। मैंडिबल्स का मतलब होता है एंड्स का मुंह, जिससे वो एक पत्ती पे चिपक जाती थी और स्वाभाविक रूप से उसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। अब जो भी एंड्स इनके कांटेक्ट में आती थी वो भी ज़ॉम्बी बन जाती थी और इनके बॉडीज से एक तरीके का फ्लोटिंग पदार्थ निकलता था जो कि हवा में घुल जाता था और एंड्स ज़ॉम्बीज़ में बदलने लगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये डिजीज़ किस तरह से काम करती थी। इस मूवी में यही चीज़ दिखाई गई है कि ये घातक फंगल इन्फेक्शन इंसानों को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है, जिसके चलते धरती पर ह्यूमैनिटी पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे ही थी। अब दिखाते ये हैं कि ये इन्फेक्शन के कारण इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल गए थे, जिनके ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं थी और वो अपना आपा खो चुके थे। और अगर इन ज़ॉम्बीज़ को कोई भी इंसान की खुशबू आती थी तो ये उसे मार के खा जाते थे और अगर कोई इंसान बच जाता था तो ये ज़ॉम्बी में बदल जाता था। अब चलते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलेनी है। मेलेनी एक कालकोठरी में बंद होती है, तभी उसे कुछ सोल्जर्स के आने की आवाज़ आती है। मेलेनी वहीं पर रखी हुई एक व्हीलचेयर में बैठ जाती है। वहाँ पर 2 सोल्जर्स आते हैं जो मेलेनी के हाथ पैर और सर को व्हीलचेयर में लगी बेल्ट से अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद मेलेनी को बाहर ले जाया जाता है। वहाँ पर मेलेनी के जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन सबको आर्मी सोल्जर क्लासरूम में ले जा रहे होते हैं। दरअसल ये एक आर्मी बेस है जहाँ पर सभी बच्चे ऑफिसर्स सब एक साथ हैं और यहाँ पे इन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ये बच्चे एक टीचर द्वारा पढ़ाए जाते थे जिनका नाम था हेलन। हेलन सभी बच्चों को एजुकेट करती थी। इन सब बच्चों में मेलेनी सबसे खास और इंटेलिजेंट और सबसे अलग थी। उसका IQ लेवल बहुत तेज़ था। वैसे तो ये सभी बच्चे बहुत शांत लगते थे, लेकिन इन्हें या तो बांध के रखा जाता था या फिर इनको गन पॉइंट पे ही रखा जाता था। इनको भूख लगती थी तो इन्हें खाने के लिए ज़िंदा कीड़े दिए जाते थे, जिन्हें बच्चे बहुत चाव से खा लेते थे। अगले दिन क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी कहानियाँ लिखते हैं। हेलन पूछती है कौन अपनी कहानी सुनाएगा। मेलेनी हाथ खड़ा कर देती है और इसके बाद जो कहानी वो सुनाती है उससे सुनकर मेलेनी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वैसे भी मेलेनी का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था हेलन से। हेलन उसके पास जाती है और प्यार से उसके सर पे हाथ लगा देती है। तभी वहाँ आ जाते हैं सार्जेंट पार्क। वो हेलन से कहते हैं तुमने क्या किया, ये क्यों तुमने उसके फेस को टच किया। हेलन कहती है मैंने उसके सर पे हाथ लगाया था सार्जेंट, मैंने उसके फेस को टच नहीं किया। तो सार्जेंट बोले तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है, और वो अपने हाथ को साफ करते हैं। दरअसल उन्होंने अपने हाथ पे एक खास तरह की क्रीम लगाई होती है जिससे इंसान वाली खुशबू इन बच्चों तक ना आ सके। अब सार्जेंट पार्क एक बच्चे के सामने अपना हाथ रखते हैं और कुछ ही पलों में वो बच्चा अजीब तरह से बिहेव करने लगता है, दांत किटकिटाने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो सार्जेंट पार्क पे हमला कर देगा।
बहुत एग्रेसिव हो जाता है और धीरे धीरे क्लास के सभी बच्चे वैसे ही हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे थे तो वो जॉम्बीज़ ही, और वो ह्यूमन फ्लैश से क्रेविंग करने लगते थे। उन्हें क्रेव होने लगती थी ह्यूमन फ्लैश की। उसके बाद वो तुरंत अपने हाथों में वो क्रीम लगा लेते हैं और हेलन से कहते हैं, देखा तुमने, ये कितना ज़्यादा खतरनाक था। मेलेनी साजन पार्क को कहती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा बॉक्स होता ना, तो तुम्हें मैं इसके अंदर डाल देती और ऊपर से ढक्कन लगा देती और सारे शैतान तुम्हें मार डालते। तब तुम्हें ये पता चलता कि यहाँ पे कैसा लगता है जेल में बंद होना। साजन पार्क इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो हेलेनी को तुरंत उसके सेल में ले जाने को बोलते हैं, जहाँ पे साजन पार्क भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको हाथ पैर बांध दो और इसे खाना मत देना, आज ये पूरी रात भूखी रहेगी। वहीं रात को जब उस पैसेज से हेलन गुजरती है तो वो मेलेनी को कुर्सी पे बंधा हुआ देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो यही देखती है कि बाप रे, कितना बुरा हो रहा है इसके साथ। वो तुरंत के तुरंत अंदर आती है और मेलेनी के हाथ और पैर खोलने लगती है और वो ये भूल जाती है कि उसने क्रीम नहीं लगा रखी है। मेलेनी को जैसे ही हेलन के शरीर से इंसानों वाली खुशबू आती है, वो अपना आपा खोने लगती है और वो चीखते हुए बाहर निकल जाओ करके मेलेनी हेलन पर अटैक कर देती है। हेलन को अचानक से याद आता है, ओ बाप रे, ये मैंने क्या किया। वो तुरंत अपनी जेब से क्रीम लगाती है निकाल के, जिससे मेलेनी शांत हो जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि मेलेनी को क्लास में ना ले जाते हुए कहीं और ले जाया जा रहा है, और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि चारों तरफ हंगर्स ही हंगर्स हैं। वो सोल्जर्स पे अटैक कर रहे हैं, सोल्जर्स उन्हें गोलियां मार रहे हैं। उसके बाद मेलेनी को एक लैब में ले जाया जाता है। उस लैब में मेलेनी देखती है कि एक कांच का जार है जिसके अंदर 13 नंबर लिखा हुआ है। उस 13 नंबर का मतलब ये था कि वहाँ पे एक बच्चा था जो कभी क्लास में आया करता था और उसका नाम नहीं था, उसको 13 नंबर कह के बुलाया जाता था। और जबकि अब उसका सर वहाँ पे कटा हुआ रखा है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर कैरोलिन और उसके असिस्टेंट तुरंत मेलेनी को एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे अचानक से हेलन आ जाती है। हेलन वहाँ पे पास में रखा हुआ एक सिलेंडर उठा लेती है और कहती है, रुक जाओ, तुम लोगों ने अगर इसे ज़रा से भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी ना, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। डॉक्टर कैरोलिन हेलन को बहुत समझाती हैं। वो उसे ये कहती हैं कि जो तुम सोच रही हो ना, वो मैं 10,000 बार सोच चुकी हूँ, लेकिन अगर मैंने ये वैक्सीन नहीं बनाई तो तुम समझ रही हो ये कितना खतरनाक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम सब मर जाएंगे, इंसान ख़त्म हो जाएंगे, और मुझे ये वैक्सीन बनानी है। डॉक्टर कैरोलिन हेलन को अपनी बातों में फंसा लेती हैं और बातों में फंसाते फंसाते 2 सोल्जर्स आ जाते हैं जो हेलन को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। हेलन के जाते ही कुछ जॉम्बीज एकदम से अंदर अटैक कर देते हैं और वो डॉक्टर कैरोलिन के असिस्टेंट को काट लेते हैं। डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है और हेलन, जो कि वहाँ पे बेड पे बेहोश लेटी होती है, वो उठ भी नहीं पाती क्योंकि वो बंधी होती है। लेकिन ये क्या, जो डॉक्टर की असिस्टेंट होती है वो जॉम्बी बन जाती है, लेकिन वो हेलन को देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि हेलन भी उन सब जॉम्बीज़ में से एक ही थी। वो सिर्फ इंसानों की खुशबू से ही आक्रामक बिहेव करते थे, ऐसे नहीं करते थे। उसके बाद हेलन अपने आप को किसी तरह से छुड़ा के जब बाहर निकलती है तो बाहर का नज़ारा देख के वो दंग रह जाती है। और जब वो देखती है कि 2 सोल्जर्स ने हेलन को पकड़ रखा है और हेलन को छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो तुरंत जाती है और उन 2 सोल्जर्स को काट लेती है और उनको काटते ही वो बेहोश हो जाती है। हेलन को ये देख के बहुत दया आती है और वो तुरंत मेलेनी को गोद में उठा लेती है और चारों तरफ हंगर्स ही हंगर्स होते हैं। इतने में आर्मी बेस कैंप से बहुत तेज़ से गाड़ी निकल के आती है जिसमें दौड़ के हेलन मेलेनी को लेके बैठ जाती है और वो गाड़ी वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। कुछ दूर ज़ॉम्बीज़ पीछा करते हैं, लेकिन वो गाड़ी उनकी पहुँच से बहुत आगे निकल जाती है। आगे रास्ते में गाड़ी रोकने के बाद जब साजन पार्क पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि मेलेनी भी उस कार में है। वो नाराज़ हो जाते हैं और मेलेनी पे गन पॉइंट ताक देते हैं और वो ये कहते हैं, ये हमें काट लेगी तो हम ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसे तुरंत यहाँ से हटाओ, ये मैं इसे मार डालूंगा। हेलन उन्हें समझाती है कि आप इसे मारिए मत, मैं इसे उतार देती हूँ। हेलन मेलेनी को उतार देती है और मेलेनी कुछ दूर जाके बैठ जाती है। गाड़ी आगे बढ़ने ही वाली होती है कि डॉक्टर कैरोलिन साजन पार्क को ये समझाती हैं, ये हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके ज़रिए ही मैं वैक्सीन बना सकती हूँ, ये हमारी बची हुई उम्मीद है।
इसके हाथ पैर बांध देते हैं, इसके मुंह पे मास्क लगा देते हैं और इसे गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं और हम यहाँ से चलते हैं, हमें इसे ले जाना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये लोग मेलेनी का हाथ पैर बांध के और उसके मुंह पे मास्क डाल के उसे कार के ऊपर बिठा देते हैं और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पे इनको प्यास लगती है तो ये एक तालाब के पास पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही ये तालाब के पास पहुँचते हैं ना, इनके ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और उस अटैक में सार्जेंट पार्क का एक सोल्जर घायल हो जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसको ना चाहते हुए भी सार्जेंट पार्क को गोली मारनी पड़ती है। उसके बाद सार्जेंट पार्क जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ये सब ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे। अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इसी तरह कई देर तक पैदल चलते चलते ये लोग पहुँच जाते हैं लंदन। लंदन पहुंच के एक ब्रिज के पास ये लोग दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हंगर्स होते हैं जो कि पॉज मोड में होते हैं, स्लीपिंग मोड। पॉज मोड का मतलब ये होता है जब हंगर्स को बहुत टाइम तक कुछ खाने को नहीं मिलता, कुछ पीने को नहीं मिलता, तो वो कोमा स्टेज में चले जाते हैं। अब सार्जेंट पार्क और उनकी टीम ये फैसला करती है कि हम अपनी बॉडीज़ पे वो क्रीम लगाएंगे और दबे पाँव बिना एक दूसरे से बात करे हुए इनके बीच से निकलेंगे, तभी हम उस मार्केट और उन घरों में पहुंच सकें और वहां पे खाने का कुछ इंतज़ाम कर सकें। इसके बाद ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं, अपने शरीर पे क्रीम लगा के बिना किसी से बात किए दबे पाँव उनके बीच से निकल के एक मकान में पहुँचते हैं। एक मकान में जहाँ उस मकान पूरी तरह वीरान होता है। वहाँ मकान में पहुँचने के बाद वहाँ पे मेलेनी को बांध दिया जाता है। मेलेनी डॉक्टर को एक टक घूरती रहती है और डॉक्टर कैरोलिन से कहती है, क्या आप मुझे बताएंगी कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ मैं, और मैं आपके जैसे क्यों नहीं हूँ। तब डॉक्टर बताती है कि जब ज़ॉम्बीज़ में इंसान बदल रहे थे तब कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और उन प्रेग्नेंट लेडीज़ से जो बच्चे पैदा हुए तुम थे, यानी कि हंगर्स की सेकेंड जनरेशन। तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम वैक्सीन बना सकते हैं, मानव जाति को बचा सकते हैं। इसीलिए हम तुम्हारे जैसे बच्चों को बेस कैंप में रखते थे, ताकि हमें ये उम्मीद है कि शायद हम एक वैक्सीन बना सकें और कुछ कर सकें। इसी तरह वो लोग उस वीरान घर में पूरी रात काट देते हैं। सुबह जब उठते हैं तो वो देखते हैं कि नीचे बहुत सारे हंगर्स हैं। अब उनको तो वहाँ से निकलना था। मेलेनी उनसे कहती है, मैं जाऊँगी नीचे और मैं रास्ता बनाऊँगी, लेकिन डॉक्टर कैरोलिन को उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। डॉक्टर कैरोलिन कहती है, क्या प्रूफ है कि तुम वापस आओगी, तुम तो हो नहीं के जैसी, तुम्हारे पास वापस आने का तो मुझे कोई इरादा भी नहीं नज़र आता, क्या है ऐसा जो तुम वापस आओगी। तब मेलेनी कहती है, मैं आपके जैसे इंसान बनना चाहती हूँ, ना कि इन ज़ॉम्बीज़ की तरह। उसके बाद वो नीचे जाके कुत्ते का बच्चा उठा के लाती है और ला के वो उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में छोड़ देती है। कुत्ते की स्मेल आने पे वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसके अटैक कर देते हैं और एक तरफ पूरा रास्ता साफ़ हो जाता है। सारे लोग नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें दिखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडीज़ हैं, जिनके बीच में से बहुत बड़ी बड़ी लतरें निकल रही हैं और एक पूरी बिल्डिंग को घेर रखी हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े बीज हैं। जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एंड्स के अंदर से भी एक एंटीबॉडीज़ निकलती थी और जो बीज थे वो हवा में घुल जाते थे। सेम वैसे ही इंसानों की बॉडीज़ में से भी वो लतर निकल आई थी और एंटीज बॉडीज़ थी और एक बीज थे जो हवा में डाइल्यूट होने के कगार पे थे। तब डॉक्टर कैरोलिन उनको समझाती हैं, अगर ये बीज फूट गए और हवा में फैल गए तो इतना समझ लो कि इंसान पूरी तरह इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे और बचेंगे सिर्फ ज़ॉम्बीज़। उसके बाद ये लोग आगे जाते हैं तो इनको एक आर्मी की मोबाइल लैब मिलती है जो पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलती थी। लैब के अंदर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ खाना कुछ भी नहीं होता। ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इनको खाना चाहिए, ये भूखे होते हैं, ये प्यासे होते हैं। तभी सार्जेंट पार्क के साथ एक सोल्जर होता है, वो कहता है, सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बाहर जाके कुछ खाने का इंतज़ाम करके आता हूँ। उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। मेलेनी को भी बहुत भूख लगी होती है। मेलेनी भी कहती है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे खाने को दो, मैं तुम सबको सूंघ सकती हूँ, अगर मुझे खाने को नहीं मिला ना तो मैं तुम लोगों को काट लूँगी या मैं तुम लोग में से किसी एक को खा जाऊँगी। उसके बाद मेलेनी को बाहर जाने दिया जाता है, जहाँ पे वो एक कबूतर पकड़ के उसे खाती है और अपना पेट भरती है।
जब वो कबूतर खा रही होती है तो उसे वहाँ से एक आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाके देखती है तो वो देख के हैरान रह जाती है कि उसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे जो अंदर छुपे हुए थे। अचानक से एक बच्चा दौड़ के आता है और उन सब बच्चों को इशारा करता है कि बाहर की तरफ चलो। मेलेनी समझ जाती है। वो वापस लैब में आती है और आके सार्जेंट पार्क को और हेलन को और डॉक्टर कैरोलीन को बताती है कि वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और वो उस सोल्जर को मार देंगे, जल्दी चलो उसे बचाते हैं। लेकिन जब तक वो लोग बाहर आते तो देखते हैं कि वो लोग उसको मार चुके होते हैं। वहाँ पे उन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया होता है। खाने कुछ कुछ डब्बे रखे होते हैं जिन्हें जब वो सोल्जर्स उठाता है तो सारे बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार डालते हैं। इतने में दिखाते हैं कि उन बच्चों की लीडर आ जाती है जिसके हाथ में होता है बेसबॉल का बैट। मेलेनी उससे लड़ती है और बहुत चालाकी से उसे बांध के उसी के बेसबॉल के बैट से उसे मार गिराती है। उसके बाद सारे बच्चे डरने लगते हैं और वो इशारों से उन बच्चों को समझाती है कि डॉक्टर हेलन और सार्जेंट पार्क ये दोनों मेरे साथी हैं, खबरदार जो तुमने इनके ऊपर हाथ भी उठाया तो। उसके बाद जब वो वापस लैब में आते हैं तो वो देखते हैं कि डॉक्टर कैरोलीन ने अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ है और वो पूरी लैब में गैस छोड़ देती है जिससे कि सार्जेंट पार्क और डॉक्टर हेलन बेहोश हो जाते हैं। जब वो दोनों बेहोश हो जाते हैं तब वो घसीट के मेलेनी को ले जाती है, लेकिन मेलेनी होश में होती है, वो बेहोश नहीं होती है। वो तुरंत डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आपको क्या लगता है मैं आपसे कई गुना ज़्यादा तेज़ हूँ और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो मैं आपको काट लूँगी और आपको पता है ना मेरे काटने से आपका क्या हाल होगा। तब डॉक्टर कैरोलीन उसे कहती है, काट लो मुझे, मार डालो मुझे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा? जो हेलन है जिसे तुम इतना प्यार करती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी बन जाए? ये सुनते ही हेलन को बहुत बुरा लगता है और मेलेनी कहती है, नहीं, हेलन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं, लेकिन आप मेरे एक बात का जवाब देंगी? डॉक्टर कैरोलीन कहती है, हाँ दूंगी, बताओ। वो कहती है कि आपको लगता है इंसान बच पाएंगे? आप वैक्सीन बना लोगे? इसकी कोई गारंटी है? तो डॉक्टर हेलन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। कहती है, इंसान तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हाँ, हम तुम्हारे जैसे सेकेंड जनरेशन के बच्चों को आगे कर सकते हैं। ये बात सुन के मेलेनी अपना फैसला बदल देती है और वो डॉक्टर से कहती है, आप यहीं रुको, मैं बाहर से आती हूँ, आप मेरे पीछे मत आना। उसके बाद मेलेनी बाहर निकलती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो उस पेड़ के पास पहुंचती है जहाँ पे हंगर्स के पेट में से बीज निकल रहे थे और वो लतर पूरी बिल्डिंग को कवर किए हुए थे। वो उसमें आग लगा देती है। आग लगाते ही डॉक्टर पीछे आ जाती है दौड़ते दौड़ते और वो बच्चे उस डॉक्टर को मार देते हैं। डॉक्टर कैरोलीन की वहीं पे मौत हो जाती है। थोड़ी देर में होश आने के बाद जब सार्जेंट पार्क बाहर आते हैं तो वो हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी होती है कि उन पे उसका असर हो जाता है। मेलेनी तुरंत उनके पास जाती है और उनसे कहती है, आप यहाँ क्यों आए? मैंने तो लैब को कस के बंद किया हुआ था। लेकिन सार्जेंट पार्क कहते हैं, मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था, तुम मुझे वहाँ पे कहीं भी नहीं दिखी, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन मेलेनी समझ जाती है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। वो तुरंत मेलेनी को अपनी गन देते हैं और कहते हैं, प्लीज़ शूट मी, मैं नहीं चाहता कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ की तरह रहूँ, मैं इंसान की तरह ही मरना चाहता हूँ। और मेलेनी सार्जेंट पार्क को शूट कर देती है और सार्जेंट पार्क वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद वहाँ दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेलन को होश आ जाता है और जब वो लैब के बाहर से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो अच्छी तरह ये समझ चुकी थी कि मेलेनी ने अब ये क्या किया है। मेलेनी ये समझ गई थी कि अब इंसान तो ख़त्म हो ही जाएंगे और अब बचेंगे हमारे जैसे हाइब्रिड जनरेशन के बच्चे। वो ये चाहती थी कि अब हेलन उन्हें एजुकेट करे, हेलन उन्हें इंसानों जैसा व्यवहार करना सिखाए, हेलन उन्हें पढ़ाए, उन्हें लिखाए। इसलिए अगली सुबह वो सारे बच्चों को लेके आती है और बाहर बिठा देती है और हेलन को इशारे से कहती है, तुम लैब में ही रहना, तुम अंदर से ही इन्हें एजुकेट करो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें आगे बढ़ना सिखाओ। जैसे कि अब तुम्हें तो ये पता ही है कि आने वाली दुनिया हमारे जैसे हाइब्रिड बच्चों जैसी होगी। ये कहानी बहुत हार्ट टचिंग है और आई होप कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबा के लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इससे हमें बहुत प्रेरणा और बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।